नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, जहां पर एक तरफ महामारी चल रही, वहीं पर अवसर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी हो चाहे फिर अधिकारी हो। इसी पर हम बात करेंगे, महामारी अवसर भारी। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सेवा भाव के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की जमीन मजबूत करने में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में 8 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आम जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए 26 मई से सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी 10 लाख कोरोना होम आइसोलेशन उपचार के लिए दवाएं भेज रही हैं। वहीं यूपी में जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में सरकार की पोल खुलती नजर आई है, उसको देखते हुए योगी सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वहां के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मंडी समिति राजापुर में सरकारी बोरों में पैक 1800 कुंटल गेहूं की बरामदगी का मामला सामने आया, जिसमें आढ़तियों और अधिकारियों की मिलीभगत का मामला है। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रधान संपादक भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे यूपी में कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं, यूपी में राजनीति भी अपने चरम पर चढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक बार फिर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार सिलेंडर में घोटाला कर रही थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। पहली महामारी में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का घोटाला और दूसरी महामारी में सिलेंडर का घोटाला। यह भदोही का मामला है। भदोही का, भदोही और मिर्जापुर आसपास के जिले हैं। दोनों जिलों में सिलेंडर की खरीद होती है। जो मिर्जापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो 12,500 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं। लेकिन 30 किलोमीटर दूर अगर आप आ जाएंगे भदोही में, तो भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 54,000 रुपए में वही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं। ये मिर्जापुर जिले का कागज है। उसी काव्या गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदा गया। 12,500 में 50 सिलेंडर खरीदा गया। मिर्जापुर में 12,500 का ऑक्सीजन सिलेंडर और भदोही में 54,000 का सिलेंडर, और वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, नाइट्रोजन सिलेंडर। उसकी कोटिंग करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आदित्यनाथ जी की सरकार। मैं मांग करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी में जहां जहां भी सिलेंडर की खरीद हुई है, कितने दामों में हुई है और कौन से सिलेंडर खरीदे गए हैं, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी दोषी हैं इसके लिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। और अगर जेल में नहीं भेजे गए तो मंत्री से लेकर अधिकारी तक 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर जनता ने मौका दिया तो इन लोगों को कॉलर पकड़ के जेल में डाला जाएगा। किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। अभी तक तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि 95 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हिंदुस्तानियों को लग सकती थी, जो भारत के नौजवानों की जान बचा सकती थी, जो आपके माता पिता भाई बहन की जान बचा सकती थी, वो वैक्सीन 95 देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज के एक गुनाह और अपराध किया है और देश की जनता का जीवन संकट में डाला है। नंबर 1।
लेकिन अब जो सामने आया है तथ्य, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये जो विदेशों में वैक्सीन भेजी गई, ये जो आपको वैक्सीन नसीब नहीं हुई, ये आपकी जिंदगी के साथ, हिंदुस्तानियों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे एक ही मकसद था, घोटाला 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 और भ्रष्टाचार। अस्पताल में 1100, एक अस्पताल में 850, एक अस्पताल में 1500, एक होटल में 3000, एक होटल में 5000। ये आपने धंधा मचा रखा है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, गंदा है पर धंधा है ये। आज वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि आज इस आपदा में भी, इस महामारी में भी आपने घोटाले और भ्रष्टाचार का अवसर तलाशा है प्रधानमंत्री जी, और आप इस देश की जनता का जेब काटने में लगे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आज जो वैक्सीन लगाने की हालत है, उत्तर प्रदेश का अगर आप नंबर देखेंगे 5.9%, सबसे पीछे, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य, उस राज्य में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। 5.9% वैक्सीनेशन। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूपी सरकार पर हमला बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने, यूपी प्रभारी वो भी हैं कांग्रेस की, और उन्होंने जिस तरह से सेवा सत्याग्रह की तरह से शुरुआत करी है, गाँव में जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाने की, दवाइयां पहुंचाने की, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो अमित शाह के हर महीने दौरे शुरू होने वाले, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से घटनाक्रम रोज बदल रहे हैं, तो उससे कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं आगामी 2022 में विधानसभा, उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से ये संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं, यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, हालांकि जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं वो तथ्य भी सही हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं, यूपी के गांवों की खासकर बात करें कि गांवों के हालात जो देखे गए थे बहुत दयनीय स्थिति थी, और वो सेवा भाव से आ रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार भी, जो बड़े नेता हैं, अब वो दौरे करने शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम ये मान के चलें कि ये आगामी विधानसभा जो चुनाव है 2022, उसको लेकर पूरा केंद्रित है। नहीं, निश्चित तौर पर जो पिछले ठीक 1 साल पहले अगर शैलेंद्र हम याद करें तो जैसे ही थोड़ा सा कोरोना ने रहम किया था, कोरोना के विस्तार ने जैसे ही रहम किया था, पिछली बार को अगर देखें, ठीक 1 साल पहले आप चले जाएं, नेपथ्य में चले जाएं, पीछे जाएं और देखें तो जो हालात आज जैसे दिख रहा है कि अभी जो विपक्षी दल हैं और सत्ताधारी दल, ये सब जो एक तरीके से एक्टिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और संगठन स्तर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सरकार का काम तो सरकार को करना चाहिए और सरकार का काम मुझे लगता है कि सरकार कर भी रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना से ठीक होकर बाहर आए हैं तब से वो काम को अपने कर रहे हैं, उनके काम को पूरे नंबर। अब विपक्ष का क्या काम है भाई? कौन सीएमओ ने कितने में सिलेंडर खरीदा, ये मुख्यमंत्री के पास सीधे बिल थोड़ी जा रहा है। विपक्ष का काम जो कर रहा है, विपक्ष का काम वो है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इन सारी चीज़ों के अलावा आप जो लोक कल्याण की दिशा में जो काम होने चाहिए थे, जो जन कल्याण की दिशा में होने चाहिए थे, तो जो सीन दिख रहा है, जैसे अभी एक खबर आ जाई शैलेंद्र कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अमित शाह गृह मंत्री हैं, ये दोनों नेता अगले महीने से हर महीने उत्तर प्रदेश में दौरे करेंगे। ये खबर दिल्ली से आई। तो अभी तक जेपी नड्डा तो यदा कदा बीच में आए हैं, लेकिन अमित शाह की सक्रियता उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनने के बाद उतनी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल में पूरे देश में जिस तरीके से जो दूसरी लहर थी उसमें हाहाकार मचा, स्थितियां बहुत खराब हुई और सरकारों को विपक्ष ने भी कटघरे में खड़ा किया और जनता भी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है। और जवाबदेही सरकारों की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई जो जिम्मेदार सरकार का मुखिया होगा वो उसे बचना भी नहीं चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी ले भी रहा है, लेंगे भी। लेकिन जो देखने में आया कि अगर ठीक 1 साल पहले नेपथ्य में जाएं
तो इसी तरीके से जैसे ही कोरोना ने थोड़ा सा रहम किया था तो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो कुल बुलाने लगी थी। और इसकी पहल भारतीय जनता पार्टी ने की थी बिहार चुनाव को लेकर। वर्चुअल संवाद नाम दिया था। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, हम सब ने कहा था कि ये चुनावी एक्सरसाइज शुरू हो गया है और चुनावी एक्सरसाइज है ये। बड़े बड़े एलईडी लगाकर, सैकड़ों एलईडी लगाकर दिल्ली में बैठे नेता या पटना में बैठे नेता सुदूर समस्तीपुर दरभंगा में की रैलियों को या पटना के आसपास की गया की रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तब ये कहा गया था कि नहीं, कोरोना में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनका हम हालचाल ले रहे हैं, ये बिहार संवाद है। फिर धीरे से वो अलग अलग तरीके से वो संवाद बढ़ता गया और वो बड़ी बड़ी रैलियों में कैसे परिवर्तित हो गया शैलेंद्र, ये बिल्कुल आंखों से ऐसा ओझल हुए वो एलईडी। और उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियां, भीड़ भरी रैलियां बिना मास्क, और फिर वो जो जबरदस्त तरीके से जो दृश्य देखने को मिले वो डरावने दृश्य थे। लेकिन जब सत्ता पक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पहल की तो फिर विपक्ष भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हालांकि वहाँ आरजेडी ने चुनाव बाद में कराने की बात कही थी, लेकिन ये बातें जब सहमत नहीं हुई तो ठीक है, विपक्ष भी उसी ढर्रे में, उसी रंग में रंग गया और फिर विपक्ष ने भी कोई रहम नहीं किया। बिहार में वो स्थितियां देखने को मिली। बंगाल को आपने देखा ही है। बिहार बंगाल में जो हालात हुए उसके बाद आप जो कोरोना की दूसरी लहर में इसका प्रचंड तांडव, मैं कहूँगा इसे प्रचंड तांडव, तो जो प्रचंडता कोरोना की देखने को मिली वो आपने देखी। कितने लोगों को हमने गंवाया है। हर रोज जब आप सोशल मीडिया खोलते थे या रात में फोन बजता था या सुबह फोन बजता था तो दिल धक धक करने लगता था कि अब किसकी खबर आने वाली है। तो इस तरीके की चीज़ें, लोग एक एक ऑक्सीजन के लिए, जरा सी ऑक्सीजन के लिए नहीं रहे, मर गए। अभी हरदोई के विधायक राजकुमार अग्रवाल का बेटा बिना ऑक्सीजन के मर गया। लखनऊ के एक काकोरी में एक अस्पताल था, एक नॉर्मल सा अस्पताल वो दिलवा पाए विधायक जी, क्योंकि वो आज के ज़माने के विधायक नहीं हैं, वो थोड़ा वसूलों वाले विधायक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वसूलों वाले विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो बहुत तामझाम लगदक वाले विधायक नहीं हैं। इसलिए बेटे को काकोरी का एक अस्पताल मिला, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली और बेटा मर गया 30 साल का। अब विधायक जी कह रहे हैं कि भाई ये लापरवाही है अस्पताल की, जिम्मेदारी तो अस्पताल को उठानी चाहिए थी ऑक्सीजन की। वो विधायक जी सीधे अपनी सरकार को भले नहीं कह पा रहे हैं, तो अब वो जगह जगह एप्लीकेशन लेकर घूम रहे हैं कि उनकी कोई एफआईआर दर्ज कर ले। 30 तारीख से आज तक उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। उनका 30 अप्रैल को उनके बेटे का निधन हो गया था। तो ये दृश्य हमने देखे हैं शैलेंद्र, हमने बहुत सारे अपनों को खोया है, सरकारें बेबस नजर आई हैं, हम सब बेबस नजर आए हैं। और ये इतना खतरनाक वायरस है कि आप परिकल्पना करना या कल्पना करना बिल्कुल कल्पना से परे है। उसके बाद फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं। हमको अभी जो वायरस को कंट्रोल में करने का एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरी लहर जब आएगी, जिसकी संभावना है, विशेषज्ञ भी कई मत आ गए विशेषज्ञों के। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं आएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ कह रहे हैं अगर ऐसा कर ले तो नहीं आएगी, या पूरी तरह नहीं आएगी, या दूसरी ही सबसे प्रचंड है। मैं इन मतभेदों में नहीं पड़ता। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि आप मान लीजिए कि लहर आएगी और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो देखने को मिल रहा है कि कहीं ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहे हैं, आईसीयू में बच्चों के लिए आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बन रहे हैं, काम शुरू हुआ है, हम बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। कल राहुल गांधी ने इस बात को कहा, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार यही रही तो ये लहर बार बार आएगी। और राहुल गांधी कोई डॉक्टर या विज्ञानी नहीं है, वो जो स्ट्रैटेजिक जो रणनीतिक चीजों को देखकर वो कह रहे हैं एक आम आदमी की तरह। और वो बातें पूर्व में जो भी कुछ राहुल गांधी ने कहा है वो लगभग उसके आसपास रहा है। भले ही उनको लोग पप्पू कह के चलता कर देते हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन मैं चीख चिल्ला कर कह रहा हूँ कि जो वैक्सीन की स्ट्रैटेजी है, अभी भारत में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। वही आरोप आज उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने लगाया। आम आदमी पार्टी के वो प्रभारी हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे कम वैक्सीनेशन किया है। देश का सबसे बड़ा राज्य
24-25 करोड़ की आबादी और वहाँ सबसे कम वैक्सीनेशन। 5.9% लोगों को ही अब तक वैक्सीन मिली है। वैक्सीन केंद्रों पर जैसा अभी हमारी आपकी चर्चा शैलेंद्र हो रही थी कि किस तरीके से उधम मचा हुआ है, आपाधापी हो रही है। कहीं 300 रुपए कोई ले रहा है वैक्सीन लगाने के, कहीं 400 ले रहा है, कहीं 100 ले रहा है, कहीं 50 ले रहा है। आम आदमी, जैसे 4-5 खबरें आपने बताई और जो ये हम प्रोग्राम लेकर आए हैं कि महामारी में अवसर भारी, तो ये देखिए चाहे नेता हो राजनीतिक दल के, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो भी अवसर तलाश रहे हैं। उनको भी 8 महीने बाद का चुनाव दिख रहा है। वो थोड़ी बहुत अभी थोड़ा नजर बचा के, थोड़ी बहुत लाज शर्म दिखा के धीरे 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 जनता को चुनावी मूड पर वो लाएंगे, जैसे उन्होंने बंगाल में लाए। और फिर इस तरह का हम लोगों को जो दृश्य देखने को मिला कि कब्रिस्तान भर गए, शमशान भर गए, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि जनता को चुनावी मोड पर लाना, क्योंकि जैसे ही आप चुनावी मोड पर ले आएंगे लोग खुद निर्द्वंद हो जाएंगे, उनको लगेगा कि कोरोना चला गया और वो फिर वही गलती करेंगे। और फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वही गलतियां दोहराई गई तो दूसरी लहर आई है, तीसरी उससे भयानक होगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, हर 3 महीने में लहर आती रहेगी। तो शैलेंद्र अभी जो ये अवसर तलाश रहे हैं, और अब इसको जरा अलग फलक से देखिए, अलग पैमाने से देखिए, तो जो हमारे सहयोगी आमिर रजा साहब खड़े हुए हैं लखीमपुर से हमारे साथ में हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से गेहूं, जो गरीबों का गेहूं था उसको बेचने की तैयारी थी। इसी तरह औरैया से खबर आई कि जो वैक्सीन लगवाने गए थे उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। कहीं गेहूं केंद्रों पे किसानों का गेहूं नहीं लिया जा रहा। तो अगर नट सेल में इसको निकालेंगे, इसका लब्बुल लुबाब निकालेंगे तो मरेगी जनता। बिल्कुल अवसर सबके लिए है, काला बाजारी के लिए अवसर है, नेता के लिए अवसर है, अफसर के लिए अवसर है। अफसर नोट कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाए हैं, चिंता नहीं है उनको कि अगर कोरोना हो गया तो मर के चले जाएंगे। ये जो पीढ़ियां जिनको छोड़ जा रहे हैं मौज वही करेंगे और अपना कर्म, अपना पुरविल खराब करके जाएंगे, इस बात की फिक्र नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए मिर्जापुर और भदोही का मसला कि एक जिले में 30 किलोमीटर दूर 12,500 का ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 किलोमीटर बाहर 54,000 का बाहरी व्यवस्था, बाहरी अफसर। कैसे इनके गले ये भ्रष्टाचार उतरता है शैलेंद्र? कैसे ये पैसा ये अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे? कैसे उपयोग में लेंगे? ये तो हाथी खून से सन गए ऐसा करने वाले लोग। ऐसे लोगों की लानत जलालत करनी चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। तो ये बड़ा गंभीर स्थिति है। मेरा राजतंत्र से मेरा अनुरोध है कि कम से कम वो राजधर्म निभाएं, और राजधर्म यही है कि अभी जनता की सेवा करें। अभी जो राज पाठ दोबारा हासिल करने की दिशा में सभी लोग अभी थोड़ा सा रुक जाएं, ठहर जाएं, जनता को थोड़ा राहत दे दें। जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनकी व्यवस्था करें। मुझे ऐसा ही लग रहा है। जी सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो इसके जो अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो, इनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, भदोही का मामला हो, मिर्जापुर का मामला हो, नया मामला लखीमपुर खीरी का है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जो सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी सरकार है, क्या इसका नियंत्रण नहीं सर अधिकारियों के ऊपर? नहीं शैलेंद्र, देखिए 2 चीजें होती हैं जी। एक तो महामारी, बीमारी भारी, चारों तरफ से हाहाकार। आप अगर खुद को मुख्यमंत्री की जगह रखकर देखिए तो इतना आसान काम नहीं है ये। राजपाट चलाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर आप में क्षमता नहीं, आपको नहीं करना था, या आप नहीं अपने आप को सक्षम पा रहे थे, तो आपको तब भी पता था, जब आप सत्यनिष्ठा की शपथ ले रहे थे तब भी आपको पता था कि यहाँ 24 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आप कहीं भूटान के मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे थे या प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहे थे। आप भारत के 130 करोड़ जनता, 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जो भी मुख्यमंत्री होगा तो 24-25 करोड़ की जिम्मेदारी लोड उसको लेना पड़ेगा। उससे पूर्व में पता होता है कि हम कितने लोगों के नेता हैं और कितने लोगों की हम पर उम्मीदें हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये बड़ों को घुमा कर रख देती है। एक से एक मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखे, ब्यूरोक्रेसी के नकेल डालना बहुत मुश्किल काम होता है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ मनसा से ईमानदारी के साथ में अपना काम करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी सर, हालांकि उसी से होती है जो काम करता है। जी, हालांकि सर उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो कई सारे सीएमओस के तबादले भी किए, उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
सर अब वापस हम आएंगे आपके पास, उससे पहले सर आमिर रजा के पास चलेंगे। लखीमपुर खीरी में सर एक मामला सामने आया क्रय केंद्र से, जहां पर करीबन 1900 क्विंटल गेहूं को जो आढ़ती और अधिकारियों के बीच उसको भेजा जा रहा था कहीं पर। हम सीधे आमिर आपके पास आएंगे। आमिर, क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। आमिर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बाज नहीं आ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आमिर, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि लखीमपुर में जिस तरीके से कोरोना काल में त्राही त्राही मची है, लोग बेमौत मर रहे हैं, इस दौरान भी लोग भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में जो खाद्यान्न का आज गेहूं खरीद हो रही है उसमें भी घोटाला सामने आया है। जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद कागजों पर खरीद की जा रही थी। आज जिस तरीके से एसडीएम सदर ने लखीमपुर मंडी का औचक निरीक्षण किया तो फड़ के ऊपर जो प्राइवेट लोग जो जहाँ पर बेचते हैं वहां पर सरकारी बोरे के अंदर इतना बड़ा खाद्यान्न, इतने ज्यादा बोरी जिस तरीके से खाद्यान्न की मिली है, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पर लखीमपुर में एक बार फिर बड़े खाद्यान्न घोटाले की बुनियाद रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि लखीमपुर वो जिला है जहाँ पर लगातार खाद्यान्न घोटाला होता रहा है। चाहे यहाँ लखीमपुर में 2004 के खाद्यान्न घोटाले की बात करें, जब करोड़ों रुपए का खाद्यान्न घोटाला यहाँ पर सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने जब जांच की थी तो तत्कालीन कई एसडीएम सहित यहाँ पर सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि लखीमपुर का जो सेंसिटिव है, यहाँ के अधिकारी जो है जो खरीद होती है उसमें काफी सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से साल दर साल इस तरीके के घोटाले नजर सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महामारी का दौर चल रहा है, जब लोगों की जिंदगी और लोगों की जान का खतरा बना है, वहां पर भी जो इस तरीके के लोग हैं घोटालेबाजी से और बेईमानी मक्कारी से बाज नहीं आ रहे हैं। आमिर, इसके पहले जिन लोगों के नाम आए थे, क्या वही लोग इस मामले में शामिल हैं? कुछ और भी नए नाम सामने आए? हम आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर में जो खाद्यान्न का एक पूरा खाद्यान्न माफियाओं का जो पूरा एक सर्किल है, वो कहीं ना कहीं जो लोग पहले खाद्यान्न घोटाले 2004 के खाद्यान्न घोटाले में जो लोग नामित हुए थे, जो लोग नामजद हुए थे, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, वो लोग अपनी फर्मों को अलग अलग नाम से बदल के वो लोग एक बार फिर से वही उसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में एक बार फिर तो ये बुनियाद रखी गई घोटाले की, कहीं ना कहीं वही लोग इसमें शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जी, कह सकते खाद्यान्न घोटाले का सिंडिकेट बना हुआ है लखीमपुर खीरी पर। आमिर बने रहिए, आप वापस आएंगे आपके पास। सर आपके पास आएंगे। सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें वर्तमान काल में, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है और अब तो फिलहाल ठीक है, लेकिन गांवों की स्थिति जिस तरह से देखी गई, कई सारे संक्रमण के केस गांव में बढ़े, गांव में हालात बहुत बद से बदतर हो गए। हालांकि अब सरकार वहां सुधार कर रही है, लेकिन गांव की नब्ज पकड़ने की कोशिश की जा रही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें सर। नहीं, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो जो गांवों की भयावह स्थिति है अभी भी है। अभी भी ऐसा नहीं कि गांवों में सब कुछ ठीक हो गया है। शहरों में जो ये आंकड़े हम देखते हैं कोरोना के कि भाई लगातार तेजी से आंकड़े घट रहे हैं, फला जिले में घट गए, फला शहर में घट गए, ये विशुद्ध शहरी आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। ये वस्तु स्थिति या ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़े नहीं होते हैं, ये शहरों के आंकड़े होते हैं। वो आंकड़े होते हैं जो लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं या निजी जो कोविड अस्पताल है उनमें भर्ती होते हैं। अब तो इस पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि जो निजी कोविड अस्पताल हैं वो क्या पूरी डिटेल अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पर, क्योंकि अभी गोरखपुर और कई जगहों से इस तरह खबरें आई कि जो कोरोना जांच की रिपोर्ट ही जो कोरोना जांच की रिपोर्ट है वही अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बिगड़ते हुए हमने देखी, तो हमने आधा अधूरा नहीं, केवल 30% हमने देखा, क्योंकि गांवों में जो हमारी आबादी रहती है वो 68 से 70% रहती है। तो जो हमने ये लाशें देखी शमशानों कब्रिस्तानों में, क्योंकि मीडिया भी जो है ना वो जो शहरों या जो जिला मुख्यालयों की शमशान और कब्रिस्तान तक ही गया है। कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए तो बहुत गांवों के ना शमशान में लोग गए हैं ना कब्रिस्तान में गए हैं। तो हालात जो हमने देखा है, जो बर्बादी देखी वो हमने 30% देखी, उसको 70% और प्लस करके देखना होगा, तभी हम कोई कार्य योजना आगे की बना पाएंगे। और जो ठीक होता दिख रहा है वो भी केवल हमको 30% ही है। अभी 70% का हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। भले ही सरकार के लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण निगरानी एजेंसियां हैं, तमाम सिस्टम लगा के रखा गया है, लेकिन गाँवों में अभी भी बुखार का कहर है और कोरोना ही है, बुखार कोरोना ही है, इसका कहर है।
और अब चूंकि गांवों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, आबादी गांव में रहती है, किसान गांव में रहता है, जवान गांव में रहता है, तो अब राजनीतिक दलों का फोकस भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गांव के नाराज हैं, और अगर ग्रामीण आबादी या ग्रामीण या गांव गली के लोग, गरीब गुरबा लोग, किसान नौजवान अगर जिसके भी खिलाफ हो गया तो उसको मुश्किल हो जाएगी, आगे उस दल को उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी का अभियान हो, कांग्रेस का अभियान हो, या आम आदमी पार्टी जैसे जो नवागंतुक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी बात हो, या समाजवादी पार्टी की बात हो, अब सबका फोकस सबको गाँव याद आने लगे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न ये है शैलेंद्र कि गाँव में इन लोगों ने किया क्या है, इसके आधार पर गांव वालों को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और करना होगा, तभी वो आगे जो भी दुश्वारियां आने वाली हैं या आएंगी, तभी उनको सही मायने में ये जो सत्ता के करीब रहने वाले लोग हैं या सत्ताधारी दलों के लोग हैं, तभी ये वास्तव में कद्र करेंगे आम इंसान की, आम गांव वाले की। तो मुझे लगता है कि समय का भाव है सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो स्थिति हुई, जो नतीजे आए, उस सरकार के मनमाफिक नहीं आए, उसके बाद ही प्रियंका गांधी आगे आई सेवा के लिए गाँव की तरफ, और अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं रालोद के जयंत चौधरी के साथ। तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत के जो चुनाव थे उसके बाद जो मनमाफिक नतीजे ना आने के कारण जो विपक्षी पार्टियां थी वो अब एक्टिव हो गई गांवों को लेकर। निश्चित तौर पर, लेकिन शैलेंद्र, मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ में बिल्कुल बेलौस होकर इस बात को कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट हुआ है वो कोई विपक्ष की काबिलियत से नहीं हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत कोई क्रांति नहीं कर दी, गांव में जाके बहुत काम नहीं कर दिया, उनके पिता का बनाया हुआ वोट बैंक है गाँव में, गाँव गली में उनका काडर है, और लोग नाराज थे तो उस काडर के रूप में एक पोल मिल गया, इसलिए अखिलेश यादव बढ़त में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास वो काडर नहीं रहा, कांग्रेस सबसे पीछे पायदान पर खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी कास्ट फैक्टर की वजह से थोड़ा सा आगे नजर आई। बीजेपी को डेंट हुआ क्योंकि लोग नाराज थे, खफा थे, उनको दवा नहीं मिली, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको उनकी तमाम दिक्कतें आई, इसलिए उनको लगा कि बीजेपी को डेंट हो गया। तो कोई ऐसा नहीं कि विपक्ष कम कसूरवार है, विपक्ष को भी अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो आप देखिएगा वो उसके सरताज ये जनता पहनाने वाली नहीं है। विपक्ष को कम से कम मैं आगाह कर रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं विपक्ष को कि वो सब खुशफहमी में ना रहें, सपने ना पालें वो, क्योंकि उनके पास ना उतना जबरदस्त प्रबंधन है और ना उन्होंने कोई बहुत सेवा कर दी है। तो अभी भी वक्त है, गांव जो विपक्षी दल हैं वो भी जाए गांव में सेवा करें। मैंने जैसा कहा है कि चाहे सत्ताधारी दल हो, सरकार हो या विपक्ष हो, अभी सेवा करें। चुनाव की बात करना या जो चुनावी जैसे मोड पर डालना मुझे लगता बहुत शोभा नहीं देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, और आमिर रजा आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से महामारी पर अवसर भी भारी होता नजर आ रहा है, कई जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, इसके साथ ही जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वो भी अब अपनी सरगर्मी तेज करती नजर आ रही। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।